मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। गुजरात के सूरत में करीब 50 लोग एक बड़े झूले में फंस गए, जिनको बचाव दल की मदद से रेस्क्यू किया गया। ये लोग झूले में तकनीकी दिक्कत आने की वजह से हवा में ही लटक गए थे, जिसकी जानकारी मिलने के बाद राहत बचाव की टीमों को वहां भेजा गया और झूले में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश शुरू की गई। हादसा तब हुआ जब वहां एक मेले में लगे बड़े से झूले में कोई खराबी आ गई और उसने घूमना बंद कर दिया। झूला रुकने की वजह से 25 लोग तकरीबन 150 फीट की ऊंचाई पर ही लटक गए। ये लोग काफी देर तक वहीं फंसे रहे, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने इनको वहां से निकालने की कोशिश शुरू की। रेस्क्यू ऑपरेशन में हाइड्रोलिक लिफ्ट की मदद ली गई, जिसके जरिए ऊपरी हिस्से में फंसे इन लोगों को किसी तरह वहां से निकालकर नीचे लाया गया। बचाव दल ने एक एक कर झूले में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी पर जारी घमासान के बीच विपक्ष ने एनपीआर यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के फैसले पर केंद्र सरकार को घेरा। एक दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे पर सरकार की मंशा जाहिर की और विपक्ष पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए साफ किया था कि एनपीआर का एनआरसी से कोई संबंध नहीं। इसका एनआरसी की प्रक्रिया से कोई लेन देन नहीं है। ये बहुत अलग प्रकार की प्रक्रिया है। कुछ लोग अब एनपीआर का भय खड़ा करना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस ने गृह मंत्री के बयान के बाद भी सरकार की मंशा पर शक जाहिर कर दिया। They are not only confusing, they are telling lies and they want to bring one after another act to fulfill their intention. जबकि बिहार में बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू ने एनपीआर पर दिए गए गृह मंत्री के बयान पर भरोसा जताया। गृह मंत्री ने कल स्पष्ट शब्दों में कहा है इसका एनआरसी से कोई रिश्ता नहीं है। उनके इस वक्तव्य को हम संदेह की दृष्टि से नहीं देखते हैं। वहीं एनसीपी ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। एनपीआर कहीं ना कहीं उनके दिमाग की एक अलग उपज है। देश का पैसा बर्बाद होगा, एनर्जी बर्बाद होगी। इस बीच लेखिका अरुंधति रॉय ने नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान एक विवादास्पद बयान दे दिया। उन्होंने एनपीआर को एनआरसी का हिस्सा बताया और जानकारी मांगने पर असली नाम नहीं देने की बात कही। लेकिन हमारे पास एक प्लान भी होना चाहिए। जब आपके घर में आएंगे एनपीआर के, जब आपको अपना नाम पूछेंगे, आप कोई दूसरा नाम दे दो। हम लोग 5 नाम तय करते हैं। अब से कुछ देर बाद भारत समेत दुनिया के कई देशों में साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। साल के इस आखिरी सूर्य ग्रहण को महाग्रहण भी कहा जा रहा है और इस ग्रहण के समय सूरज एक दहकती हुई अंगूठी की तरह नजर आएगा। साल का ये आखिरी सूर्य ग्रहण कई मायनों में बेहद खास है, इसीलिए इसे देखने के लिए दुनिया भर में तैयारियां भी की गई हैं, क्योंकि सूरज हर रोज की तरह धरती पर अपनी किरणें बिखेरने के लिए निकलेगा तो जरूर, लेकिन ग्रहण की काली छाया इन किरणों को धरती तक पहुंचने से रोकने के लिए उनके रास्ते में खड़ी होंगी। भारत में सूर्य ग्रहण सुबह 8:17 पर शुरू होगा और ये 10:57 तक रहेगा। इस बीच इसे अलग अलग समय पर पूरे भारत में देखा जा सकेगा, लेकिन ये ग्रहण दक्षिण भारत में सबसे अच्छी तरह नजर आएगा। इतना ही नहीं, जब तक ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देना शुरू होगा, तब तक चांद सूरज के तकरीबन 93% हिस्से को ढक चुका होगा। इसलिए दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले भारत में सूर्य ग्रहण को सबसे अच्छी तरह से देखा जा सकेगा, जो कि करीब 3 घंटे तक दिखाई देगा और इस बीच सूरज किसी अंगूठी की तरह नजर आएगा। इस वक्त साउथ इंडिया में तमिलनाडु और केरल से इसकी पूर्ण ग्रहण की पट्टी जा रही है, जहां पर पूर्ण ग्रहण देखा जाएगा, लेकिन इसमें पूरी तरह से ढकेगा नहीं, ये एक रिंग बनेगी। ये साल का आखिरी और सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण है। ये सूर्य ग्रहण भारत के साथ दुनिया के एक बड़े हिस्से में दिखाई देगा और इसे बांग्लादेश, भूटान, चीन, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, मलेशिया और सिंगापुर में भी साफ देखा जा सकेगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में भी इस ग्रहण का असर दिखेगा। हालांकि वैज्ञानिकों के मुताबिक सूर्य ग्रहण पूरी तरह से खगोलीय घटना है, क्योंकि विज्ञान के मुताबिक पृथ्वी सूरज के चारों तरफ अपनी कक्षा में परिक्रमा करती है, जबकि चांद भी पृथ्वी के चारों तरफ अपनी कक्षा में घूमता रहता है। ऐसे में पृथ्वी के सूरज की परिक्रमा के समय जब पृथ्वी, चांद और सूरज तीनों एक सीध में आ जाते हैं, तब यह घटना सूर्य ग्रहण कहलाती है। क्योंकि सूरज और पृथ्वी के बीच चांद के आने की वजह से सूरज की किरणें कुछ वक्त के लिए धरती तक नहीं पहुंच पाती है। इस बीच चांद सूरज के जितने बड़े हिस्से को ढकता है,
धरती पर मौजूद लोगों को सूरज का वही हिस्सा गहरी छाया में डूबा हुआ नजर आता है। लेकिन इस बार के सूर्य ग्रहण में कई खास योग होने की वजह से मंदिरों में भी खास तैयारियां की गई हैं। ज्यादातर मंदिरों के कपाट ग्रहण के समय बंद रखे जाएंगे। इसके साथ ही ग्रहण के बुरे प्रभाव को रोकने के लिए जगह जगह विशेष पूजा अर्चना के भी इंतजाम किए गए हैं। ज्योतिष का तो यहाँ तक मानना है कि इस ग्रहण की वजह से देश और दुनिया की राजनीति में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। भारत में तो जो प्रभाव पड़ रहा है इन सभी ग्रहों का ग्रहण के आने से 10 दिन पहले से, वो आप देख चुके हैं कितनी हिंसा देश में हुई। 13 जनवरी तक इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ में पश्चिम दिशा की ओर जो मुंबई शहर है, जो हमारा गुजरात है तथा महाराष्ट्र है, उसमें सत्ता के अंदर ही परिवर्तन का योग बन सकता है। हालांकि वैज्ञानिक इस राय से इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन उन्होंने ग्रहण के समय सूरज को सीधे नहीं देखने की हिदायत दी। इससे कोई नुकसान नहीं है, जैसे कि लोग खाना उसका दूषित हो जाता है या उसमें उसको नहीं खाना चाहिए, उसको बैठना चाहिए, ये सारी भ्रांतियाँ हैं। इनसे कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ हम सीधे डायरेक्ट देखें नहीं। हालांकि ज्योतिषी साल के इस आखिरी सूर्य ग्रहण को महाग्रहण का नाम दे रहे हैं, क्योंकि ज्योतिषियों के मुताबिक इस बार सूर्य ग्रहण के समय 1, 2 नहीं बल्कि 6 ग्रह एक साथ मौजूद होंगे। यानी सूर्य, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, केतु और शनि जैसे ग्रह एक साथ आएंगे। ज्योतिषियों का कहना है कि इससे पहले 5 फरवरी 1962 को भी कुछ ऐसा ही संयोग हुआ था और उस वक्त सूर्य ग्रहण के समय 7 ग्रह एक साथ आ गए थे। और सूर्य ग्रहण के इसी योग की वजह से ज्योतिषाचार्य इस दिन को बेहद खास बता रहे हैं। ज्योतिषी इस महाग्रहण के अशुभ असर दिखाई देने की आशंका भी जता रहे हैं, क्योंकि उनके मुताबिक ग्रहण की वजह से आने वाले समय में पूरी दुनिया में भारी उथल-पुथल हो सकती है। जनधन हानि का भी इसमें योग बनता है और प्राकृतिक प्रकोप आते हैं, जैसे कहीं पर बहुत ज्यादा बर्फबारी हो जाए, कहीं पर अधिक वर्षा हो जाए। ग्रहण का लोगों की जिंदगी पर गहरा असर पड़ता है। इसे साबित करने के लिए ज्योतिषाचार्यों ने 1962 के सूर्य ग्रहण का भी हवाला दिया, क्योंकि 1962 में भी सूर्य ग्रहण के बाद पूरी दुनिया में भारी उथल-पुथल देखने को मिली थी और ग्रहण के ठीक बाद 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, जबकि अमेरिका और फ्रांस में खतरनाक विमान हादसे हुए थे। इसके अलावा ब्रिटेन में सदी की सबसे बड़ी बर्फबारी हुई थी, जिसकी वजह से वहां सब कुछ जम गया था और सैकड़ों लोगों की मौतें हुई थी। यही नहीं, 1962 में ही अमेरिका और रूस के बीच क्यूबा मिसाइल संकट सामने आया था, जिसकी वजह से एक बार फिर विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा था। शीतलहर का सितम झेल रहे जम्मू कश्मीर में 40 दिन के चिल्ले कला ने असर दिखाना शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि जम्मू कश्मीर में सर्दी के सबसे मुश्किल दिनों की शुरुआत हो चुकी है और यह टॉर्चर अब 40 दिन तक लोगों को सहना पड़ सकता है। इन दिनों में जम्मू कश्मीर में तापमान खतरनाक स्तर तक नीचे चला जाता है और हालात हर मिनट हर सेकंड इम्तिहान लेते हैं। यह इम्तिहान 40 दिन तक चलता है और इन 40 दिनों में जम्मू कश्मीर का कोना कोना जम जाता है। नदियां, झरने और झीलों का पानी बर्फ हो जाता है और यह होता है सर्दी के सबसे मुश्किल दौर चिल्ले कला के दौरान। जम्मू कश्मीर में इस दौर की शुरुआत हो चुकी है, मतलब सर्दी के सबसे मुश्किल दिन शुरू हो चुके हैं। पहलगाम में तो इसका असर भी दिखना शुरू हो गया। वहां एक पाइपलाइन फटने की वजह से जो पानी ऊपर की तरफ निकल रहा था वो जम गया, जमा भी ऐसे जैसे क्रिसमस ट्री बन गया हो। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो चट्टान है, बर्फ की चट्टान बोलिए या एक बड़ा सा आइसकिल बोलिए, ये हवा में खड़ा हुआ है, क्योंकि हवा में पानी जो नीचे आ जाता है ऊपर से नीचे तक वो फ्रीज हो जाता है और इस तरह के नज़ारे यहाँ पे बनते हैं। हालांकि यहाँ पे रिस्की हो सकता है ये अगर ये कमज़ोर होता, लेकिन इसकी मजबूती का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि मैं इस वक्त इसके ऊपर हूँ और कोई भी असर इसको नहीं हो रहा है और ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं बर्फ़ की चट्टान पे नहीं बल्कि पत्थरों की चट्टान पे हूँ। पहलगाम में तापमान -14 डिग्री तक पहुंच गया। -14 डिग्री मतलब शरीर में बहने वाला खून भी जम जाए। सर्दी के इस टॉर्चर में पूरा इलाका बर्फ से लद गया। पानी की पाइपलाइन फटने से जगह जगह बर्फ की सिल्लियों जैसा नजारा दिखाई दिया। कश्मीर में कितनी ठंड है इस स्पॉट से आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। हम उस स्पॉट पे हैं जहाँ पे चलता हुआ पानी या उड़ता हुआ पानी फ्रीज हो गया है हवा में। ये आप देख सकते हैं, ये वो स्पॉट है जहाँ पे नल की पाइप फट गई, वहाँ से पानी ऊपर जा रहा था, लेकिन सर्दी इतनी होती है रात के दौरान ये जमना शुरू हो जाता है और ये नज़ारा बन जाता है। जम्मू कश्मीर में सर्दी का सितम बढ़ने से पीने के पानी की समस्या बढ़ गई और बिजली सप्लाई पर भी असर पड़ा है। इसके अलावा कई इलाकों में झरने भी जम चुके हैं। एक ऐसा ही झरना पहलगाम में बर्फ होता नजर आया।
झरने से पानी गिरते हुए हवा में जमने लगा। ये ठीक ऐसा है जैसे आप पौधों में पानी डाल रहे हों और वो हवा के संपर्क में आते ही जम जाए। पहलगाम की यही तस्वीरें जम्मू कश्मीर में चिल्ले कलां यानी सर्दी का सबसे मुश्किल दौर शुरू होने की घंटी बजा रही हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कश्मीर में आजकल कितनी सर्दी है। -14 डिग्री के करीब यहाँ इस एरिया में टेम्परेचर है। ये द्रंग का इलाका है, गुलमर्ग के साथ में पड़ता है। पहलगाम ही नहीं, गुलमर्ग भी बर्फ के पहाड़ों से लद गया है और ये हालात आने वाले दिनों में और तेजी से खतरनाक होंगे, क्योंकि गुलमर्ग में तापमान -15 डिग्री तक तो जा ही चुका है। जिस तरह पहाड़ों से मैदानी इलाकों की तरफ शीतलहर चल रही है, उससे कई राज्यों में ठंड के रिकॉर्ड टूटने लगे हैं। राजधानी दिल्ली में तो 1997 के बाद यानी 22 साल बाद ऐसा हो रहा है जब लोग लगातार पड़ने वाले ठंडे दिनों का सबसे लंबा दौर महसूस कर रहे हैं। और मौसम विभाग का अनुमान है कि ये दौर 28 दिसंबर तक जारी रहेगा। ऐसा हुआ तो 1997 के बाद दिल्ली में ये लगातार पड़ने वाले ठंडे दिनों का सबसे लंबा दौर होगा। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बुधवार की सुबह आज का जो टेम्परेचर है वो 60 डिग्री सेल्सियस के करीब बना हुआ है, जो कि कल के मुकाबले थोड़ा बढ़ा जरूर है, लेकिन सर्दी से लोगों को राहत नहीं मिली है। कई बार कई सालों में इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है। हम लोग द्वारका से आए हैं तक साइकिल चलाते हुए, लेकिन हालत बड़ी ख़राब है। ये फ्रीजिंग हो रहे हैं हाथ, और आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से धुआं आ रहा है, मुंह से धुआं आ रहा है। दिल्ली में सर्दी अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। विजिबिलिटी 400 मीटर तक पहुंच चुकी है। सुबह के वक्त तो अक्षरधाम मंदिर घने कोहरे की चादर में दुबका नजर आया। इंडिया गेट पर भी इसका असर दिखा। इससे पहले इतनी सर्दी दिसंबर में पड़ती नहीं थी, और जनवरी तक फील करते कि हाँ सर्दी आएगी, बट दिसंबर में इस बार इतनी ज्यादा सर्दी पड़ रही है। पहाड़ों की तरफ से चल रही शीतलहर दिल्ली की ठिठुरन बढ़ा रही है। ऐसा कई साल बाद हो रहा है जब दिल्ली के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में अंतर सबसे कम है। और इसी वजह से मौसम विभाग ने 1997 का रिकॉर्ड टूटने की संभावना जताई। 1997 में दिल्ली ने ऐसी ही ठंड महसूस की थी। तब 13 दिनों तक अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 4 डिग्री कम बना रहा था, और अब 22 साल बाद ऐसा हो रहा है जब 12 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन दिल्ली के सर्द मौसम में कोई बदलाव नहीं आया है। दिल्ली में पिछले 12 दिन से अधिकतम तापमान औसतन 15 डिग्री और न्यूनतम तापमान औसतन 6 डिग्री पर बना हुआ है। यही नहीं, सर्दी के इस दौर की सबसे अहम बात यह है कि दिल्ली के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में ज्यादा अंतर नहीं है, जिसकी वजह से मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि इस साल दिल्ली में 1997 की ठंड का रिकॉर्ड टूट सकता है। और अगर ऐसा होता है तो लोगों की मुश्किल बढ़ जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश के कई शहरों की मुश्किल बढ़ी हुई है, क्योंकि पूरा राज्य शीतलहर की चपेट में है। ऊपर से कोहरा भी अपना असर दिखा रहा है। लखनऊ में तो तापमान 14 डिग्री रहा। विजिबिलिटी भी 500 मीटर दर्ज की गई। राजधानी लखनऊ में ठंड बढ़ गई है, जो तापमान है वो काफी गिर गया है, और आप देख सकते हैं कोहरे की चादर से जो विधानसभा है वो ढक गया है। लखनऊ के अलावा कानपुर में भी शीतलहर का असर दिखा। जमा देने वाले इस मौसम को देखते हुए मंदिरों में मूर्तियों को शॉल उड़ाई गई। मूर्तियों के पास एक गर्म ब्लोअर भी जला दिया गया। इसके अलावा भवन में अलाव के लिए एक तसला भी रख दिया गया, ताकि देवी देवताओं को सर्दी के सितम से बचाया जा सके। भोग में परिवर्तन के लिए कि जो इस प्रकार से काजू बादाम का सबका भोग लगाया जा रहा है, और इस तरह से कि भगवान को भी तरल पदार्थ दिया जाए, गर्मी रहे। गोरखपुर से लेकर आगरा तक लोग ठंड के टॉर्चर से जूझते नजर आए। मौसम विभाग का अनुमान है कि ये टॉर्चर आने वाले कुछ और दिन जारी रहेगा, जिसका विजिबिलिटी पर भी असर पड़ेगा। सर्दी के इस सितम को देखते हुए हरियाणा में तो सभी स्कूलों की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। इसके अलावा चंडीगढ़ भी पहाड़ों से आ रही सर्द हवाओं से ठिठुर रहा है। और अनुमान है कि फिलहाल लोगों को इससे राहत नहीं मिलने वाली। चंडीगढ़ में तो लोग अलाव जलाकर ठंड से बचने की कोशिश करते दिखे। जो लोग अपने काम से घरों से निकल रहे हैं बाहर, वो इस तरह से आग जलाकर हाथ सेक कर किसी तरह से सर्दी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये बताइए कितनी ठंड पड़ रही है? धूप नहीं निकली है पंजाब में, चंडीगढ़ में? काफी दिन हो गई, बहुत दिन हो गए हमारे सूर्य देवता के दर्शन किए हुए। चंडीगढ़ ही नहीं, हरियाणा भी ठंड से ठिठुरने को मजबूर है। राज्य सरकार ने तो वहां ठंड को देखते हुए 26 दिसंबर तक सभी स्कूल बंद रखने के आदेश दे दिए। राजस्थान के चूरू में जर्जर हो चुकी एक पानी की टंकी को धमाके के जरिए गिरा दिया गया। बताया गया कि 1963 में बनी इस टंकी की हालत काफी खराब हो चुकी थी और उसके कभी भी गिरने का खतरा था, जिसकी वजह से टंकी को गिराने का फैसला लिया गया। करीब 50 फीट ऊंची इस पानी की टंकी को विस्फोटकों का इस्तेमाल कर ढहा दिया गया। टंकी के गिरने से आसपास मौजूद मकानों को नुकसान न हो, इसीलिए इसे मशीनों के बजाय पूरी तैयारी के साथ धमाके के जरिए गिराया गया। टंकी के गिरते ही वहां से धूल और धुएं का गुबार उठने लगा। पानी की ये टंकी एक रिहायशी इलाके में बनी हुई थी।
और इसके आसपास कई मकान थे। टंकी की जर्जर हालत की वजह से इसके गिरने का लगातार डर बना हुआ था। आसपास में मकान भी हैं, तो सभी डरे हुए रहते थे कि कहीं ये नुकसान न कर दे। जर्जर टंकी को गिराने के समय किसी को नुकसान न पहुंचे, इसके लिए वहां सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम किए गए थे। ऑस्ट्रेलिया में फ्री फ्लाई वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के दौरान 2 लोगों ने हवा में डांस करके सबका ध्यान खींच लिया। इस प्रतियोगिता में हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने के बाद खिलाड़ियों को अपना हुनर दिखाना होता है, जिसमें फ्रांस के खिलाड़ियों की जोड़ी बाकी खिलाड़ियों से काफी आगे निकल गई। करीब 13,000 फीट की ऊंचाई से दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर छलांग लगाई और आसमान में कलाबाजी शुरू कर दी। इस दौरान एक खिलाड़ी दूसरे की पीठ पर हाथों के सहारे बैलेंस बनाकर ऐसे खड़ा हो गया मानो वो हवा में नहीं बल्कि किसी स्टेज पर परफॉर्म कर रहा हो। इसके बाद दोनों तालमेल के साथ डांस करने लगे। उन्हें देखकर एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि वो दोनों तेजी से जमीन की ओर गिर रहे हैं। आखिर में एक दूसरे से तालमेल बैठाते हुए उन्होंने कलाबाजी खाई और अपना डांस पूरा किया। कुछ देर बाद दोनों अपना पैराशूट खोलकर नीचे उतर गए। पुदुचेरी के सीएम ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से किरण बेदी को तुरंत वापस बुलाने की मांग की। पुदुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने उपराज्यपाल किरण बेदी पर राज्य सरकार के फैसलों में बाधा डालने का आरोप लगाया और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से किरण बेदी को तुरंत वापस बुलाने की मांग की। बीजेपी नेता डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे ने विपक्ष पर नागरिकता कानून और एनपीआर के मुद्दे पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। विनय सहस्त्रबुद्धे ने दावा किया कि संसद से पास कानून सबके लिए एक है और सब पर लागू होगा। संविधान में जो बातें हैं उसको तो हर राज्य को मानना पड़ेगा। हर राज्य का कोई अलग संविधान थोड़ा ही है। बिहार के गोपालगंज में हत्या का आरोपी एक कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। उत्तराखंड में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कालागढ़ रेंज में एक बाघिन की लाश मिलने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। राजस्थान के कोटा में 1 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए माइनिंग इंजीनियर के घर से एसीबी की तलाशी में करीब 17 लाख कैश और करोड़ों के निवेश के दस्तावेज बरामद किए गए। गुजरात के सूरत में तकनीकी खराबी आने के बाद झूले पर फंसे लोगों को दमकल कर्मियों ने क्रेन की मदद से एक-एक कर नीचे उतारा। यूपी के अयोध्या में पुलिस ने सेंटा क्लॉज की तरह ड्रेस पहनकर ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले लोगों को गुलाब के फूल भेंट किए। वहां पुलिस ने क्रिसमस के मौके पर लोगों को जागरूक करने के लिए ये अनोखी पहल की थी। पुलिस कर्मियों ने सेंटा क्लॉज बनकर लोगों को ट्रैफिक नियम समझाए। इस खास अभियान के लिए कई पुलिसकर्मी सेंटा क्लॉज के वेश में सड़कों पर उतरे और ट्रैफिक कंट्रोल करते नजर आए। पुलिसकर्मियों ने लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूक किया। सेंटा कह रहा है हेलमेट लगा के चलो, ट्रिपलिंग ना करो। पुलिस वालों ने बिना हेलमेट गाड़ी चलाने वालों को फूल दिए और नियमों का पालन करने की हिदायत दी। हेलमेट लगा लीजिएगा, ठीक है। सेंटा क्लॉज बने पुलिस वालों ने बच्चों को टॉफी और टोपियां भी बांटी। ये कार्यक्रम कराया गया जिससे लोगों में जागरूकता फैले, लोग हेलमेट पहने और अपना जीवन सुरक्षित करें। इस बीच लोगों ने भी ट्रैफिक नियमों के पालन करने का भरोसा दिया। चीन के हुइजोंग में सर्दियों के मौसम का स्वागत करने के लिए लोगों ने -50 डिग्री से भी कम तापमान में जश्न मनाया। इस शहर को चीन का सबसे ठंडा शहर माना जाता है, जहां तापमान इतना गिर गया कि उबलता हुआ पानी भी हवा के संपर्क में आते ही जम गया। चीन के इस शहर का तापमान -53.2 डिग्री तक पहुंचा तो करीब 1000 लोग एक बर्फीले मैदान में जश्न मनाने पहुंच गए। उन सबके हाथों में गर्म पानी से भरे ग्लास और कटोरियां थी। जैसे ही उन्होंने पानी को हवा में उछाला तो वो जम गया। उन्होंने ऐसा 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार किया। ड्रोन कैमरे से भी इस जश्न का वीडियो बनाया गया जिसमें लोग इस तरह खड़े थे कि -53.2 डिग्री सेल्सियस जमीन पर लिखा हुआ दिख रहा था। दूर से देखने पर ऐसा लगा जैसे हवा में बादल के छोटे छोटे टुकड़े बन गए। आमतौर पर पानी को हवा में उछालने के बाद वो जमीन पर गिर जाता है, लेकिन चीन के इस शहर में उबलता पानी जमीन तक नहीं पहुंचा और हवा में ही जम गया। बताया गया कि चीन के हुइजोंग शहर में न्यूनतम तापमान पहली बार -53 डिग्री तक पहुंचा है। इससे पहले वहां -45 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था। यूपी के कानपुर में दुकानदार की बहादुरी की वजह से 3 लुटेरों को पकड़ लिया गया। ये लुटेरे वहां मौजूद एक ज्वेलरी की दुकान में लूटपाट के इरादे से घुसे थे, जिनमें एक ने दुकान में घुसते ही वहां बैठे दुकानदार पर पिस्तौल तान दी और उसने इसी बीच वहां रखे एक पर्स को भी उठा लिया। लेकिन तभी दुकानदार खड़ा होकर लुटेरों का विरोध करने लगा, जिसके बाद पिस्तौल से लैस लुटेरे ने उसे धमकाना शुरू कर दिया, जबकि उसके दूसरे नकाबपोश साथी ने अलमारियों से जेवर निकालने शुरू कर दिए। लेकिन तभी दुकानदार हिम्मत दिखाते हुए एक लुटेरे से भिड़ गया। उसने लुटेरे को पीछे से पकड़ लिया और जमीन पर गिरा दिया। दुकानदार को हावी पड़ता देख दूसरा लुटेरा भी उस पर काबू पाने की कोशिश करने लगा,
लेकिन इसके बावजूद दुकानदार ने उनको नहीं छोड़ा। झड़प के समय दुकान में रखी मेज और कुर्सियां तक गिर पड़ी। इसी बीच दुकान में मौजूद एक महिला मौका पाते ही वहां से भाग निकली और शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद दुकान के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई और सभी लुटेरों को दबोच लिया गया। प्रदूषण कम करने और स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल बढ़ाने की मुहिम के तहत पेट्रोलियम मंत्रालय ने लंबी दूरी के लिए सीएनजी बस सेवा की शुरुआत की। इस योजना के पहले चरण में दिल्ली से देहरादून के बीच 5 सीएनजी बसें चलाई जाएंगी। बताया गया कि लंबी दूरी तय करने वाली इन बसों में खास तरह के कंपोजिट सिलेंडर लगाए गए। ऑटो कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा की मदद से तैयार किए गए इन सिलेंडर का वजन किसी साधारण सीएनजी सिलेंडर से 70% कम है। एक कंपोजिट सिलेंडर में 225 से 275 किलो सीएनजी भरी जा सकती है, जबकि साधारण सिलेंडर में 80 से 100 किलो सीएनजी ही भरी जा सकती है। दावा किया गया कि लंबी दूरी के लिए चलाई जा रही ये सीएनजी बसें एक बार टैंक फुल होने पर 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय कर सकती हैं। अभी ज्यादातर सीएनजी बसें शहरों के अंदर ही चलाई जाती हैं, क्योंकि छोटा सिलेंडर होने की वजह से वो लंबी दूरी नहीं तय कर पाती। सरकार ने बताया कि जल्द ही दिल्ली से जयपुर, आगरा और चंडीगढ़ के लिए भी सीएनजी बस सेवा शुरू की जाएगी। कानपुर में एक दुकानदार लूट के इरादे से घुसे बदमाशों से भिड़ गया। कानपुर में गहनों की दुकान में लूट के इरादे से घुसे बदमाशों से दुकानदार भिड़ गया, जिसके बाद तीनों बदमाशों को लोगों की मदद से पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। बिहार के सासाराम रेलवे स्टेशन पर सीआरपीएफ के एक जवान ने चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे एक आदमी को हादसे का शिकार लोगों से बचा लिया, जिसकी तस्वीर प्लेटफॉर्म के सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। दिल्ली की चाणक्यपुरी में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें घायल बाइक सवार की इलाज के समय मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बीएसएफ ने मुफ्त मेडिकल कैंप का आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में इलाके के लोग शामिल हुए। बिहार के अररिया में एक फैशन शो का आयोजन किया गया, जिसमें भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह भी शरीक हुई। मध्य प्रदेश के सीहोर में सरकारी जमीन पर बने एक निजी स्कूल को प्रशासन ने मशीनों की मदद से गिरा दिया। आतंक के मोर्चे पर बार बार मुंह की खाने वाले पाकिस्तान ने इस बार भारत में टिड्डियों की घुसपैठ कराने की साजिश रची। राजस्थान और गुजरात में सीमा के पास वाले इलाके में पाकिस्तान की तरफ से लाखों टिड्डियां घुसाई, जो अब किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रही। उस पर से पाकिस्तान भी इन टिड्डियों पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। मतलब चोरी ऊपर से सीना जोरी। राजस्थान में पाकिस्तान से लगे इलाकों में टिड्डियों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि हर रोज किसानों की फसल को नुकसान पहुंच रहा है। किसानों के पास भी इन टिड्डियों से निपटने का सिर्फ एक ही तरीका है कि वो बर्तन पीट सकते हैं। बर्तन पीटने से मतलब है कि जब बर्तनों का शोर होता है तो ये शोर टिड्डियों को परेशान करता है और वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ जाती हैं। लेकिन ये इस समस्या का समाधान नहीं है। राजस्थान सरकार भी टिड्डियों के इस आतंक से बुरी तरह परेशान हो चुकी है। इस मसले पर गहलोत सरकार ने केंद्र से मदद की भी मांग की है। और निश्चित तौर पर अब दोबारा भी हम लोग अपना दल भेज के उसको दिखवाएंगे और उनको निश्चित तौर पर टिड्डी को रोकने का काम करेंगे। गुजरात और राजस्थान में टिड्डियों का हमला एक साजिश है। इस पर मोहर खुद पाकिस्तान लगा रहा है। वो इसलिए क्योंकि पिछले महीने की 21 तारीख को भारत और पाकिस्तान के बीच इस मुद्दे पर बैठक होनी थी, लेकिन इस बैठक को पाकिस्तान ने रद्द कर दिया। यही नहीं, पाकिस्तान ने गुजरात और राजस्थान से लगे अपने इलाकों में टिड्डियों की रोकथाम के लिए कीटनाशकों का भी छिड़काव नहीं किया। इसका नतीजा ये हुआ कि मई महीने से अब तक राजस्थान में 9 बार टिड्डियों का हमला हो चुका है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। खुद राजस्थान सरकार ने 10 जिलों में टिड्डियों का असर माना है, जबकि बाड़मेर को टिड्डी प्रभावित जिला घोषित किया जा चुका है। इसी तरह गुजरात के 6 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां पाकिस्तान से आई टिड्डियों का आतंक किसानों को परेशान कर रहा है। गुजरात के बनासकांठा में तो टिड्डियों को भगाने के काम में एक स्कूल के कुछ बच्चों को लगा दिया गया। प्रशासन ने टिड्डियों को भगाने की जिम्मेदारी स्कूल के टीचरों को सौंपी थी। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद प्रशासन ने अपना आदेश वापस ले लिया। लेकिन नया आदेश जारी होने से पहले ही एक स्कूल के टीचरों ने कुछ बच्चों को थालियां और डंडे देकर उन्हें खेतों में भेज दिया, जिसके बाद ये बच्चे थालियों को डंडों से पीटने लगे ताकि खेतों में मौजूद टिड्डियां वहां से भाग जाएं। इन बच्चों के साथ वहां एक आदमी भी मौजूद रहा जो थाली बजाकर टिड्डियों को भगाता दिखाई दिया, जबकि एक आदमी खेतों से टिड्डियों को भगाने के लिए बंदूक से फायरिंग करने लगा। पिछले कुछ समय से पाकिस्तान से पहुंची इन टिड्डियों ने गुजरात के बनासकांठा और महसाणा समेत कई इलाकों में फसलों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है, जिससे किसान काफी परेशान है।
वहीं बनासकांठा में गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष जीतू वाघाणी खुद टिड्डियों को भगाने में जुट गए। लोगों की शिकायतों के बाद जीतू वाघाणी बनासकांठा दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने टिड्डियों को भगाने के लिए खुद ही मोर्चा संभाल लिया। कुछ लोगों के साथ जीतू वाघाणी हाथों में थाली और डंडा लेकर खेतों में निकल पड़े और टिड्डियों को भगाने लगे। जीतू वाघाणी के साथ काफी तादाद में लोग भी थे जो तालियां बजाकर टिड्डियों को भगाने की कोशिश कर रहे थे। भारतीय सेना ने अपने डॉग स्क्वाड की सुरक्षा के लिए एक खास उपकरण और बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार की है, ताकि दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन के समय उन्हें नुकसान ना पहुंचे। इन कुत्तों की सुरक्षा की जा सके, इसके लिए सेना के अफसर बीते 4 महीने से लगातार इन कुत्तों के शरीर पर इस डिवाइस को बांधकर ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस उपकरण की मदद से दुश्मन की हरकतों की निगरानी की जा सकती है। यही नहीं, ऑपरेशन के वक्त कुत्तों को सुरक्षा देने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट भी तैयार की गई है, जिससे गोली लगने के बाद भी कुत्तों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। Developed an audio-video surveillance system with a bullet-proof for army dogs. So this actually helps as a multi-purpose and a force multiplier for us during operations. अब से कुछ देर बाद भारत समेत दुनिया के कई देशों में साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। साल के इस आखिरी सूर्य ग्रहण को महाग्रहण भी कहा जा रहा है। और इस ग्रहण के समय सूरज एक दहकती हुई अंगूठी की तरह नजर आएगा। साल का ये आखिरी सूर्य ग्रहण कई मायनों में बेहद खास है, इसीलिए इसे देखने के लिए दुनिया भर में तैयारियां भी की गई हैं। क्योंकि सूरज हर रोज की तरह धरती पर अपनी किरणें बिखेरने के लिए निकलेगा तो जरूर, लेकिन ग्रहण की काली छाया इन किरणों को धरती तक पहुंचने से रोकने के लिए उनके रास्ते में खड़ी होंगी। भारत में सूर्य ग्रहण सुबह 8:17 पर शुरू होगा और ये 10:57 तक रहेगा। इस बीच इसे अलग अलग समय पर पूरे भारत में देखा जा सकेगा, लेकिन ये ग्रहण दक्षिण भारत में सबसे अच्छी तरह नजर आएगा। इतना ही नहीं, जब तक ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देना शुरू होगा, तब तक चांद सूरज के तकरीबन 93% हिस्से को ढक चुका होगा। इसलिए दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले भारत में सूर्य ग्रहण को सबसे अच्छी तरह से देखा जा सकेगा, जो कि करीब 3 घंटे तक दिखाई देगा और इस बीच सूरज किसी अंगूठी की तरह नजर आएगा। इस वक्त साउथ इंडिया में तमिलनाडु और केरल से इसकी पूर्ण ग्रहण की पट्टी जा रही है, जहाँ पर पूर्ण ग्रहण देखा जाएगा, लेकिन इसमें पूरी तरह से ढकेगा नहीं, ये एक रिंग बनेगी। ये साल का आखिरी और सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण है। ये सूर्य ग्रहण भारत के साथ दुनिया के एक बड़े हिस्से में दिखाई देगा और इसे बांग्लादेश, भूटान, चीन, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, मलेशिया और सिंगापुर में भी साफ देखा जा सकेगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में भी इस ग्रहण का असर दिखेगा। हालांकि वैज्ञानिकों के मुताबिक सूर्य ग्रहण पूरी तरह से खगोलीय घटना है, क्योंकि विज्ञान के मुताबिक पृथ्वी सूरज के चारों तरफ अपनी कक्षा में परिक्रमा करती है, जबकि चांद भी पृथ्वी के चारों तरफ अपनी कक्षा में घूमता रहता है। ऐसे में पृथ्वी के सूरज की परिक्रमा के समय जब पृथ्वी, चांद और सूरज तीनों एक सीध में आ जाते हैं, तब ये घटना सूर्य ग्रहण कहलाती है। क्योंकि सूरज और पृथ्वी के बीच चांद के आने की वजह से सूरज की किरणें कुछ वक्त के लिए धरती तक नहीं पहुंच पाती है। इस बीच चांद सूरज के जितने बड़े हिस्से को ढकता है, धरती पर मौजूद लोगों को सूरज का वही हिस्सा गहरी छाया में डूबा नजर आता है। हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। प्रियंका कांडपाल हैं दिल्ली के कालकाजी मंदिर से, इसके अलावा जनक है अहमदाबाद से और दिवाकर है मुंबई से। हम चलते हैं सबसे पहले प्रियंका के पास। प्रियंका, इस वक्त आप कालकाजी मंदिर में मौजूद हैं, वहां पर ग्रहण को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं? जी बिल्कुल जसप्रीत, आपको बताएं कि सूर्य ग्रहण के जो है वो धार्मिक महत्व भी होते हैं। कालकाजी मंदिर के महंत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, सुरेंद्रनाथ अवधूत जी। ये सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे सूर्य ग्रहण का क्या धार्मिक महत्व है? देखिए, सूर्य ग्रहण हमारे यहाँ बहुत ही एक विशेष अवसर माना जाता है, जिस समय एक और जहाँ पृथ्वी पर पड़ने वाले ग्रहों का जो प्रभाव पड़ता है, उसके अलावा इस समय जो है स्नान करना, दान करना और मंत्र जप करना उसका महत्व, क्योंकि इस समय सूर्य ग्रहण के अवसर पर विशेष रूप से मंत्र की सिद्धि की जाती है और इस समय जप करने से शीघ्र ही मंत्र जो है फलदायी होता है और सिद्ध हो जाता है। जी, लेकिन तमाम मंदिर जो होते हैं उनके कपाट जो है सूर्य ग्रहण के दौरान बंद रहते हैं, लेकिन कालकाजी मंदिर और जैसा आपने बताया महाकाल मंदिर, इन दोनों के कपाट क्यों नहीं बंद होते हैं?
देखिए, भगवती कालिका को कालचक्र स्वामिनी कहा जाता है, इसलिए ग्रह नक्षत्र भी सब उसके सेवक हैं, उसके अधीन हैं। इसलिए महाकाली मंदिर में जो है भगवती के कपाट बंद नहीं होते और इस समय जो है भक्त लोग आकर उसके विषय अपनी पूजा अर्चना जो है जारी रखते हैं। तो कालका जी मंदिर में क्या कुछ खास तैयारी की गई है सूर्य ग्रहण मंदिर के लिए, क्या कुछ यहाँ पर होगा? देखिए, क्यों कालका मंदिर क्योंकि सिद्धपीठ माना जाता है, यहाँ भक्तों को आकर जो अपने माँ की जो अपने पूजा अर्चना करते हैं उसी से उनका विशेष फल मिलता है और ये पूजा जो है अनवरत रूप से जारी रहती है। जो पूरे ग्रहण के दौरान पूजा आप लोग की तरफ से भी जारी रहेगी, तब की बात हो? देखिए, हमारे लिए तो सूर्य ग्रहण एक विशेष अवसर है जिस समय मंत्र की सिद्धि की जाती है। उस समय जैसे कि आपको मालूम है कि सूर्य ग्रहण आज 8 बजकर प्रारंभ होगा और 1:37 तक रहेगा और दिल्ली में 8:17 से उसका ग्रहण का स्पर्श होगा और 10:57 तक रहेगा। तो यह काल जो बहुत ही प्रशस्त है, तो हम अपनी साधना में रहेंगे और मंत्र जप करेंगे। चलिए, तो ये महंत जी जो बता रहे हैं कालका जी मंदिर के कपाट खुले रहेंगे और भगवती का क्योंकि ये मंदिर है तो तमाम लोग यहाँ पर आके आज के दिन भी बाकी दिनों की तरह दर्शन कर सकते हैं। मंदिर की अगर बात की जाए तो तमाम महंत पुजारी जो यहाँ पर हैं वो जप तप करेंगे, जिसके लिए आज का दिन काफी खास माना जाता है। जी जसप्रीत, बिल्कुल। अब हम चलते हैं जनक के पास जो अहमदाबाद में मौजूद हैं। जनक, अहमदाबाद में सूर्य ग्रहण कितने बजे से दिखना शुरू हो जाएगा और क्या तैयारियां वहां पर की गई हैं? देखिए जसप्रीत, वैसे तो पूरे देश में और ख़ासतौर पर गुजरात से लेकर नीचे इस समय ये ज़्यादातर देखने को मिलेगा। अहमदाबाद का जो समय बताया जा रहा है उसके मुताबिक 8:06 से लेकर 10:52 तक ये सूर्य ग्रहण यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिलहाल मैं साइंस सिटी हूँ, कुछ बच्चे मेरे साथ हैं, उनसे भी बात करूँगा। पहले आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा देते हैं कि किस तरीके से यहाँ तैयारी की गई है। साइंटिफिक तरीके से इसको देखना चाहिए सूर्य ग्रहण को। सीधे अगर आप देखते हैं तो आंखें ख़राब होगी, ये साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया गया है साइंटिस्टों की ओर से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चों के लिए खास तौर पर जो भी यहाँ पर सूर्य ग्रहण देखने आएंगे उनके लिए यहाँ पर विशेष तौर पर प्रबंध किए गए हैं कि वो ग्लासेस के ज़रिए ही सूर्य ग्रहण को देखें। नील और पार्थ सुबह सुबह से यहाँ अहमदाबाद के साइंस सिटी सेंटर में आए हैं देखने के लिए। पार्थ, बताएं क्या होने जा रहा है? आज सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। क्या होगा इसमें, बताएं आपको क्या होने जा रहा है? क्या मतलब क्या कुछ देखने आए यहाँ पर उसमें? सूर्य। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? एशिया। देखिए साथ में नील भी है। नील, पार तो नहीं बता पाए, आप कुछ समझा पाएंगे क्या होने जा रहा है? कि जब कोई भी प्लेनेट अर्थ के बीच में आता है, सन और अर्थ के बीच में, तब जो ये सोलर एक्लिप्स होता है उसको सूर्य ग्रहण बोलते हैं। ओके, तो आज क्या होगा? बीच में चांद आएगा या सूरज आएगा? क्या आएगा, क्या आपको? आज बीच में सूरज आएगा। आज सूरज और पृथ्वी के बीच में चांद आएगा। तो बच्चे हैं, गलतियां होती रहती हैं उनसे जसप्रीत, पर लोग यहाँ पर आज हैं देखने के लिए। खासतौर आज का महत्व इसलिए भी है कि 57 साल बाद इतना बड़ा लंबे समय तक जिसको सूर्य ग्रहण कहें वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। हमने हालांकि 2009 में भी देखा, 2015 में भी देखा सूर्य ग्रहण, और 2020 में भी देखेंगे जून महीने के आसपास। लेकिन वो पार्शियल जो सूर्य ग्रहण जो होते हैं उसका जो समय है वो कम होता है, लेकिन इस बार 3 घंटे से ज़्यादा वक्त तक हमको ये देखने को मिल सकता है। ऐसे में कह सकते हैं कि लंबा समय होगा खगोलीय विज्ञान के लिए, जानने के लिए, रिसर्च के लिए कि किस तरीके से आने वाले दिनों में इसकी असरें होती, यहाँ पर भी वो असर होगी। तो ये आज जो 3 घंटे तक होगा, हम यहाँ की पल पल की खबर भी आप तक बिल्कुल जनक, जो आप तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं क्योंकि इसकी धार्मिक मान्यताएं भी हैं और वैज्ञानिक महत्व भी है। बच्चे अभी से वहाँ पर काफी एक्साइटेड है और ग्रहण को देखने के लिए खास तैयारी वहाँ पर की गई है। हम मुंबई चलते हैं दिवाकर के पास। दिवाकर, हमने अहमदाबाद का हाल जाना, दिल्ली का हाल जाना, मुंबई में क्या इंतजाम किए गए हैं और ग्रहण कितने बजे से दिखना मुंबई में शुरू होगा? देखिए जसप्रीत, इस वक्त मैं नेहरू तारंगढ़ जो मुंबई में मौजूद है, वर्ली इलाके में, वहाँ पर मौजूद हूँ। और यहाँ पे आपको देख रहा हूँ, मेरे पीछे जो ये हिस्सा आपको दिख रहा है, यहीं पर एक बड़ा प्रोजेक्टर लगाया जाएगा ताकि जो लोग हैं वो उन्हें जो सूर्य ग्रहण है वो जो है वो आसानी से देख सकें। और दूसरी तरफ जो व्यवस्था की गई है, भीड़ अभी से जुटनी शुरू हो गई। मुंबई में जो उत्साह जो है सूर्य ग्रहण को देखने का वो अभी से दिखना शुरू हो गया है। तमाम जो लोग हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। बस इंतजार उन्हें ये है कि गेट खुले और वो अंदर पहुंचे ताकि वो सूर्य ग्रहण को देख सकें। व्यवस्था भी काफ़ी यहाँ पर सही अच्छे तरीके से की गई है। नेहरू तारंगढ़ जो स्टाफ है हमारे साथ मौजूद हैं, क्या व्यवस्था है और कब से सूर्य ग्रहण शुरू होगा? जो ग्रहण का समय है वो 7:59 से लेकर है 1:30 बजे तक, 1:35 तक है। पर मैक्सिमम जो दिखने वाला है वो 8:30 से 11:30 के बीच में है। व्यवस्था में हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमने वहाँ जो नेहरू प्लानिटोरियम की जो साइंस लेबोरेटरी है वहाँ हमारे डायरेक्टर महोदय अरविंद परांजपे साहब के गाइडलाइन के अंडर हमने एक प्रोजेक्शन बॉक्स तैयार किया है
उस प्रोजेक्शन बॉक्स के ऊपर एक साथ कई सारे लोग उसे सन की इमेज देख सकते हैं, ग्रहण होते हुए देख पाएंगे। उसके अलावा हम कुछ इस टाइप के जो गूगल हैं वो भी पब्लिक को देंगे, जिससे वो देखकर फिर वहीं छोड़कर जा सकते हैं। आंखों पर असर ना हो इसलिए। जी बिल्कुल, ये स्पेशली सोलर एक्लिप्स के लिए बनाए जाते हैं। और ग्रहण हो या ना हो, सूर्य को कोरी आंखों से देखना नुकसानकारक ही होता है। ये इस तरह से देखिए यहाँ पे बनाया गया है विशेष प्रकार का ये गॉगल है जसप्रीत, और इसी के जरिए लोग सूर्य ग्रहण देखेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि सूर्य ग्रहण जब होगा तो उस वक्त अगर बिना किसी जो है अगर गूगल के देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है दिक्कत हो सकती है आंखों के लिए। बिल्कुल दिवाकर, आप नजर बनाए रखिए क्योंकि ग्रहण शुरू होने में अब कुछ ही समय बचा है। वापस हम आप तीनों के पास लौटेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की कई दिग्गज हस्तियों और नेताओं की सुरक्षा में बड़ा बदलाव किया है। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र की सुरक्षा समिति ने 97 लोगों की सुरक्षा की समीक्षा करने के बाद यह फैसला लिया। और इस समिति ने जिन लोगों की सुरक्षा घटाई है उनमें पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर के नाम शामिल हैं, जिनको एक्स कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई थी। जबकि शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे की सुरक्षा Y+ से बढ़ाकर Z कैटेगरी की कर दी गई है। समाज सेवी अन्ना हजारे की सुरक्षा में भी बदलाव किया गया है और अब उनको Y+ की जगह Z कैटेगरी की सुरक्षा मिलेगी। जबकि वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम की सुरक्षा Z+ से घटाकर Y कर दी गई। बीजेपी नेता राम नायक की सुरक्षा Z+ से घटाकर X कर दी गई। साथ ही बीजेपी नेता एकनाथ खड़से की सुरक्षा में भी बदलाव हुआ है। हालांकि उनको अब भी Y कैटेगरी की सुरक्षा मिलेगी, लेकिन उसके साथ एस्कॉर्ट की सुविधा नहीं मिलेगी। इसकी सुरक्षा जबरदस्ती दी गई थी, कोई थ्रेट नहीं था, या ऐसा लगता है कि इनको ज़्यादा सुरक्षा मिल गई है तो ज़रूर उसके ऊपर रिव्यू होना चाहिए। जबरदस्ती किसी सुरक्षा नहीं देना चाहिए, लेकिन जिसको थ्रेट है जिसको वो है उसकी सुरक्षा उसको मिलना चाहिए। मथुरा में कल शाम 6 बजे तक इंटरनेट बंद करने का आदेश जारी किया गया है। यूपी के मथुरा में नागरिकता कानून पर जुमे की नमाज के बाद हंगामे की सूचना मिलने के बाद प्रशासन ने कल शाम 6 बजे तक नेट बंद करने के आदेश दिए हैं। हिमाचल की लाहौल स्पीति में तापमान 0 डिग्री से नीचे पहुंच गया है, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 21 लाख के सोने के साथ एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के देवबंद में नागरिकता कानून को वापस लेने की मांग करते हुए मुस्लिम महिलाओं ने प्रदर्शन किया। बहन अर्पिता के प्रेग्नेंट होने की वजह से सलमान खान ने इस साल अपना बर्थडे नहीं मनाने का फैसला किया है। अभिनेत्री कृति सेनन का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो क्रिसमस के मौके पर एक एनजीओ के बच्चों के साथ डांस करती दिख रही हैं। पुदुचेरी में क्रिसमस के मौके पर एक रेस्टोरेंट ने विंग कमांडर अभिनंदन के सम्मान में चॉकलेट केक की एक मूर्ति लगाई। भारतीय टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस 2020 में खेल को अलविदा कह देंगे और पेशेवर सर्किट पर ये उनका आखिरी सत्र होगा। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली को द क्रिकेटर मैगजीन ने पिछले एक दशक का बेस्ट क्रिकेटर चुना है। सूरत में सरेआम एक लड़के की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। हत्या का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें 2 लड़के बातचीत करते दिखे। तभी एक आदमी हथियार समेत वहां पहुंचा और ताबड़तोड़ एक लड़के पर हमला करने लगा। इस बीच वो लड़का सड़क पर गिर भी गया, लेकिन आरोपी उस पर लगातार हमले करता रहा, जबकि दूसरा लड़का वहीं खड़ा रहा। हमले से बचने के लिए लड़के ने वहां से भागने की भी कोशिश की, लेकिन आरोपी ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। हथियार से उस पर कई वार किए। हमले के समय कई लोग वहां से जाते दिखे, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव की कोशिश नहीं की। लड़के को बुरी तरह घायल करने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया, जबकि घायल लड़का कुछ दूर जाने के बाद सड़क पर गिर गया। उसकी मौत हो गई। दक्षिण अमेरिकी देश चिली के वेल्पराइजो में भीषण आग की वजह से 80 से ज्यादा मकान जलकर राख हो गए। इस आग की शुरुआत रिहायशी इलाके के पास जंगल से हुई, जो कुछ ही देर में वहां से फैलते हुए लोगों के मकानों तक पहुंच गई। भीषण आग को देखकर कई लोग डर कर भाग गए, जबकि कुछ लोग बाल्टियों में पानी भरकर आग बुझाने की कोशिश करने लगे। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने भी आग बुझाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। कुछ ऐसे लोग भी थे जो हादसे के वक्त अपने घरों में नहीं थे। उन्हें जैसे ही अपने मकानों से धुआं उठता दिखा तो उन्होंने उस ओर दौड़ लगा दी। जिस इलाके को आग ने अपनी चपेट में ले लिया, वहां ज्यादातर मकान लकड़ी के बने हुए थे, इसलिए आग ज्यादा तेजी से फैलती चली गई। कई घंटे बाद आग को बुझाया गया, लेकिन तब तक वहां के 80 से ज्यादा मकान पूरी तरह जल चुके थे। आग बुझाए जाने के बाद पूरे इलाके में धुआं फैल गया और लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी। क्रिसमस पर कालका से शिमला जाने वाले यात्रियों को रेलवे ने विस्टाडोम ट्रेन की सौगात दी है, जहां कालका से शिमला पहुंची हिमदर्शन एक्सप्रेस का रेलवे अधिकारियों ने स्वागत किया।
क्रिसमस के मौके पर ट्रेन को सेंटा क्लॉज के मुखौटों, रंग बिरंगे गुब्बारों और क्रिसमस ट्री से सजाया गया था। इस ट्रेन में शीशे की छत वाले 7 विस्टाडोम कोच जोड़े गए हैं। शीशे की छत होने की वजह से इस ट्रेन से बाहर का खूबसूरत नजारा भी देखा जा सकता है। उज्जैन में अटल जयंती के अवसर पर खेल मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर उज्जैन दक्षिण से बीजेपी विधायक मोहन यादव ने तलवार लहराई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, उज्जैन में अभी धारा 144 लागू है। ऐसे में सार्वजनिक जगह पर किसी भी हथियार को लहराना गैर कानूनी है। अब देखना है कि इस पूरे मामले में प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में एक कुत्ते ने एक 4 साल के एक बच्चे पर हमला कर दिया। इस घटना के वक्त ये बच्चा अपनी मां के साथ जा रहा था। तभी गली में घूम रहा कुत्ता बच्चे पर झपट पड़ा। उसकी मां कुत्ते को भगाने की कोशिश करने लगी। एक लड़का भी उनकी मदद के लिए वहां पहुंच गया। उस लड़के ने लात मारकर कुत्ते को भगाने की कोशिश की, लेकिन कुत्ते ने बच्चे को नहीं छोड़ा। फिर उस लड़के ने किसी तरह कुत्ते की पकड़ से जमीन पर गिरे बच्चे को छुड़ाया और गोद में उठा लिया। इसी दौरान उसका मोबाइल भी जमीन पर गिर गया। बच्चे को अपनी पकड़ से दूर देखकर कुत्ता ज्यादा भड़क गया। जिस लड़के की गोद में बच्चा था, कुत्ते ने अब उसे ही काटना शुरू कर दिया। ये देख उस लड़के ने पास खड़ी गाड़ी की छत पर बच्चे को बिठाया और कुत्ते को भगाने लगा, लेकिन कुत्ता उस पर हमला करता रहा। अपनी जान खतरे में देख वो लड़का भी उस कार की छत पर चढ़ गया जिस पर उसने बच्चे को बिठाया था। कुछ देर तक कुत्ता कार के पास घूमता रहा और फिर वहां से चला गया। कुत्ते के हमले में 4 साल के बच्चे और उसे बचाने वाले लड़के को काफी चोटें आई।